अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को 6-7 में भी थोड़ा बहुत करके पढ़ाया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही अब फ़ैन चला पाते हैं, बल्ब जला पाते हैं और यहाँ तक कि अपने मोबाइल को चार्ज कर पाते हैं, जिस वजह से आज ऑनलाइन पढ़ा भी जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बच्चे ने अनुभव भी किया होगा। कभी बाई चांस ऐसा हुआ होगा जब वो किसी स्विच को जाके दबा रहे होंगे और उस समय अगर तार कहीं पे खुला रहता है तो उनको वो शॉक थोड़ा सा लग जाता है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो इतना तो आप सभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते ही हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो हम इसको कैसे समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल है, तो जब इसका हम सारा रूल समझ जाएंगे, इसका जितना जो रूल है वो अगर हम सारा रूल समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का हम सदुपयोग करेंगे और इससे नया नया चीज़ हम खुद भी बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में 5-6 चीज़ें जो कि यहाँ पे पहले लिखा गया है। सबसे पहला टॉपिक हम इलेक्ट्रिसिटी में आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या है, तीसरा इंसुलेटर, चौथा हम चार्ज के बारे में सिर्फ जानेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे चार्ज था। और आगे बात करते हैं, फिर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके, 1 बाय 1 करके पढ़ना। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो थोड़ा सा पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका 2 टाइप्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप में बांटे गए हैं। पहला आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थिर, और करंट मतलब जो बहता रहे, फ्लो। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो बातें करते हैं तो उस दौरान चार्ज हमारा क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, चार्ज उसका मूव नहीं करता है। और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें चार्ज मोशन में रहता है, चार्ज मूव करता है। और अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल सब बहुत आगे दिया गया है, यहाँ पे अभी बस थोड़ा सा समझ लीजिए जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चार्ज जो है वो क्या रहता है, मूव नहीं करता है, वो रेस्ट में रहता है। इसका हम एग्जाम्पल एक छोटा सा बताते हैं, आप लोग करके भी इसे देखे होंगे। मान लीजिए कोई प्लास्टिक कॉम्ब है, प्लास्टिक कॉम्ब को जब आप हेयर पे, ड्राई हेयर पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके रब करते हो, रब करने के बाद अगर इसको छोटे छोटे पेपर के जो पीस होते हैं उसके पास लाते हो तो वो क्या करता है, पेपर के पीस को अट्रैक्ट करता है। तो ये सब जो होता है हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है। और इस दौरान होता क्या है, प्लास्टिक का जो कॉम्ब होता है, वो कॉम्ब कंघी जो होता है प्लास्टिक का, वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और वो निगेटिवली चार्ज क्या करता है, पेपर को अपनी ओर खींचता है। ये नहीं है कि इससे चार्ज जो है वो पेपर से होते नीचे तक जाता है, ऐसा नहीं होता है। यानी इस दौरान चार्ज जो है वो मूवेबल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल वही कॉम्ब वाला आ जाता है। और दूसरा लाइटनिंग जो होता है आसमान में, लाइटनिंग, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। अब हम आगे बात करते हैं कंडक्टर क्या चीज़ है। तो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर का डिफिनेशन भी आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो दो सब्सटेंस और विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सके। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का क्या मतलब होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके, तो वही हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। और अगर हम कंडक्टर का एग्जाम्पल देखें तो जितने भी मेटल होते हैं वो मेटल आते हैं, और मेटल के अलावा भी कुछ और है, कुछ चीज़ें जो कि कंडक्टर में आते हैं। तो कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये समझ लीजिए आसानी से, जो कंडक्टर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। और हम बात किए थे कोई भी जो मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है, और एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। और किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का जब हम इंटरनली स्टडी करते हैं तो वो हमारे केमिस्ट्री में जाता है। तो इस सब के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। अभी छोटा सा यहाँ दिया गया है, उसको समझिए। मान लीजिए एक यहाँ पे हम सिल्वर का मेटल लिए हुए हैं, ये एक मेटल है, इसको हम लिए हुए हैं। जब इसका हम अंदरूनी संरचना, इंटरनली स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस है और इसके बगल में जो है इलेक्ट्रॉन एक मूव कर रहा है। यहाँ भी ये न्यूक्लियस है, इसके बगल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री स्टेट में है। ये फ्री स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके चारों बगल मूव कर रहा है। इसके भी चारों बगल एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री स्टेट में मूव कर रहा है। इसके भी चारों बगल एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मूव कर रहा है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो अगर उसमें हम कोई बाहरी फोर्स लगा देते हैं तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो फ्लो होने लगता है और हम कहते हैं करंट पास हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होता है। तो इसका सीधे सीधे जवाब है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। अगर अब हम बात करते हैं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर क्या होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है कहने का मतलब होता है इसे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं। तो हम इंसुलेटर का अगर एग्जांपल देखते हैं तो ग्लास, रबर, ये सब सारा क्या आता है, इंसुलेटर में आता है। तो एक हम रबर का इसमें स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मान लीजिए ये रबर है, रबर का ये क्या है, एक एटम है, एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम है। ऐसे ही रबर असंख्य बहुत ही ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। तो ये एटम का न्यूक्लियस है और देखिए ये एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के, बंध के, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एकदम से स्थिर होके रहते हैं, हम एकदम खूब अच्छे से पकड़ के रखते हैं। तो इस वजह से इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने नहीं देता है। इतना तो समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं। आगे अब एक छोटा सा चीज़ है, चार्ज। चार्ज जो है, चार्ज क्या चीज़ होता है, तो जैसे कि इसको समझने के लिए आप एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देखिए। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे और शायद क्लास 9th में, हमारे यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी हेवनली हो या फिर थोड़ा हेवनली ले या कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, सभी अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे m1 मास का है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 मास का है, तो ये अपने मास की वजह से एक फोर्स का अनुभव करता है जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वैसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और को उसके छोटे छोटे और भी उस एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके वो प्रॉपर्टी है। तो इतना याद रखिए, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का जो है वो प्रॉपर्टी है, उसका एक गुण है। अब हम अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये आया कहाँ से, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसका इसका भी दो पार्ट्स है और इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया है। जैसे कि अभी हम पहले ही बात किए हैं यहाँ पे कॉम्ब वाले एग्जाम्पल में हम क्या देखते थे, हमारा जो था ये कॉम्ब वो निगेटिवली चार्ज हो जाता था। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कभी बैलून को रगड़ के देखा जाता था, दोनों को अगर सेम चीज़ से रगड़ा जाता था तो दोनों में रिपल होने लगता था। और एक बैलून को किसी और के पास, किसी पेन के पास या किसी कॉम्ब के पास वही लाया जाता था तो उसमें फिर अट्रैक्शन होता था। तो वहीं से उन लोगों ने इस चीज़ को नाम दे दिया निगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि सेम साइन के बीच क्या होने लगता है, रिपल होने लगता है। अगर साइन सेम हो तो रिपेल होने लगता है और साइन अपोजिट हो तो वहाँ पे अट्रैक्शन होने लगता है। तो ये चीज़ कन्वेंशन के थ्रू प्राप्त आया है। ये एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं वो निकल के आया है। तो एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम निगेटिव रखा गया है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो करंट अगर आप किसी झील के पास जाते हैं या कहीं पे पानी का फ्लो होता रहता है तो हम क्या कहते हैं, उसमें करंट है। यानी करंट क्या है, एक मूवेबल फ्लो है, एक फ्लो है जो कि मूव करता रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डिफिनेशन आता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और दूसरा भी इसका डिफिनेशन है वो आप लोग बुक से भी याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज जो फ्लो होते हैं उसका रेट। और जब ये रेट कहने की बात आ जाती है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को आई के थ्रू रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक करंट अगर हमारा आई हो जाता है तो इसके अकॉर्डिंगली ये फिजिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो फॉर्मूला निकल के आता है उसी से आप उसका डिफिनेशन भी बना सकते हैं। ये एक बेनिफिट है और डिफिनेशन से भी आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का
डिफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब ही रेट की बात आई, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को आई लिखे, तब अगर रेट की बात आई तो नीचे तो टी होगा ही। जब भी यहाँ पे रेट होता है यानी किस दर से वो फ्लो हो रहा है, यानी कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो अगर उसका हम रेट को टी मान लेते हैं और यहाँ पे जो चार्ज है मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यू चार्ज कहने का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं 3 चार्ज, 5 चार्ज, 6 चार्ज, 10, 12, 30 चार्ज, तो वो हो जाता है क्यू चार्ज। जैसे हम किसी चीज़ को मान लेते हैं ना लेट एक्स लीनियर इक्वेशन में, मैथ्स में, वैसे ही यहाँ पे हम मान लेते हैं क्यू कूलॉम्स चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू कूलॉम्स चार्ज है। एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, कूलॉम्स का स्पेलिंग सी से वैसे स्टार्ट होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में इसका कूलॉम आता है, तो उस चलते यहाँ पे लोग समझ जाते हैं ये कूलॉम लिखा है, कूलॉम, तो वो यहाँ नहीं है। इसको एकदम से क्लियर होकर समझिए, यहाँ पे क्यू कूलॉम्स चार्ज फ्लो हो रहे हैं। जैसे 1 कूलॉम्स, 2 कूलॉम्स, 3 कूलॉम्स, 4 कूलॉम होते हैं, वैसे ये क्यू कूलॉम्स चार्ज जो है वो टी समय में फ्लो हो रहे हैं, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। ये इसका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं क्यू कूलॉम ऑफ चार्ज टी टाइम। यहाँ पे हम समझ लिए हैं जो क्यू कूलॉम चार्ज जो है वो टी समय में फ्लो हो रहे हैं। अब अगर हम इस चार्ज का ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक, पहले हम चार्ज का ऐसा यूनिट देख लेते हैं। चार्ज जो क्यू कूलॉम है या चार्ज जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो अभी तुरंत तो हम बोल ही रहे हैं कूलॉम, तो वही उसका ऐसा यूनिट है, यानी चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलॉम होगा। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट का हम बात करते हैं, तो ऐसा यूनिट निकालना बहुत ही ईजी है। करंट को हम आई माने हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे आई बराबर क्या था हमारा, ये कूलॉम बटे टाइम, तो कूलॉम भी यहाँ पे लिख दिए हैं और बाय टाइम लिख दिए हैं। कूलॉम को हम कैसे लिखेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कूलॉम का जो सी होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट एस होता है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, कूलॉम बाय सेकेंड भी हो सकता है वहाँ पे, कूलॉम बाय सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रे मैरिन एम्पियर, तो इन्होंने इन्हीं को सम्मान देने के लिए, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पे काम किया था, इन्हीं को सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो इसका ऐसा यूनिट एम्पियर माना गया है, उन्हीं को सम्मान देने के लिए इसका ऐसा यूनिट एम्पियर ले लिया गया है। तो कूलॉम बाय सेकेंड ही एम्पियर होता है, इसको याद रखिएगा, कूलॉम बाय सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है, यानी दोनों इसका ऐसा यूनिट में आ सकता है। ये नहीं है कि ये इसका ऐसा यूनिट होगा तो ये नहीं, या ये होगा तो ये नहीं, दोनों ऐसा यूनिट ही है। अब अगर हम बात करते हैं एम्पियर्स की, यहाँ से तो निकल गया है एम्पियर्स इक्वल टू क्या होगा, कूलॉम बाय सेकेंड, यानी कूलॉम बाय टाइम, और इसका ऐसा यूनिट है कूलॉम बाय सेकेंड, तो सेकेंड में हमेशा टाइम को चेंज करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आगे हमको दिया गया है यहाँ पे 1 एम्पियर से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलॉम 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो, 1 कूलॉम चार्ज जो है 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है, तो उसी को हम 1 एम्पियर मानते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि प्रत्येक सेकेंड 1 कूलॉम के चार्ज फ्लो होते हैं, उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब अगर हम बात करें 1 कूलॉम में, यहाँ अगर कूलॉम की बात करते हैं और फ्लो का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻18। तो 1 कूलॉम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, मतलब 1 कूलॉम में इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर हम इसी में बात करें 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलॉम होते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड लगता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ये मान लीजिए पहले 1 इलेक्ट्रॉन में जो है -1.6 × 10⁻−19 कूलॉम होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की पहले बात करिए, 1 इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा ही होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो है 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम चार्ज होते हैं। अगर इसी में अगर हम 1 प्रोटॉन की बात करें तो 1 प्रोटॉन में इसी का अपोजिट प्लस करके लिख दीजिएगा, प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम, ये हो जाता है प्रोटॉन का। यहाँ एक चीज़ सॉल्व करके देख लीजिए, जब अगर हम बात करते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम जो है 1 इलेक्ट्रॉन में होता है, तो 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 कूलॉम में तो 1 बटे ये हो जाएगा, और जब भी ये हमारा नीचे में है तो यहाँ से हम पॉइंट हटा के ऊपर 10 किए, और 10⁻19 जो मेरा नीचे है माइनस में ऊपर गया तो प्लस में हो गया ये,
तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ 10 को हम 100 ले लिए हैं, इसका एक पावर ले लिए हैं, तो एक इधर आ गया तो पावर 18 ही बच गया। तो 100/16 गुने 10 पावर 18, जब इसको आप काटोगे तो लगभग 6 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, 1 कूलम्स की जब भी हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब तो आप लोगों ने समझा है जो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेज़र करते हैं। अगर इससे भी कम अगर इलेक्ट्रिक करंट हमें मेज़र करने का हो तो इसके लिए भी एक दूसरा हमारे पास है, मिली एम्पियर। स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए हमारे पास मिली एम्पियर है। तो 1 mA इक्वल टू होता है मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। देखिए ऐसे याद रखिए, मिली जो होता है ना, मिली वो आपका 10⁻³ ही अक्सर आता है। मिली के साथ एम्पियर जुड़ा रहे या कोई और भी जुड़ा रहे, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर हो जाता है। उससे भी छोटा यूनिट है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो जो होता है वो 10⁻6 एम्पियर के बराबर हो गया, और म्यू के जैसे इसको लिखा जाता है। इतना तक कंप्लीट है। अब एक हम लास्ट छोटा सा है उसको देख लेते हैं। अब आगे दिया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब होता है पाथ, इलेक्ट्रिक पाथ, मतलब एक पूरा रास्ता पूरा बना हो और उससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट पास हो। तो इसमें हमें क्या सब चाहिए, पहले एक सेल चाहिए, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, फिर अमीटर चाहिए। अमीटर किस लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, जो कितना करंट इसमें से पास हो रहा है, कितने एम्पियर के करंट पास हो रहे हैं। फिर एक स्विच चाहिए। तो पहले हम करते हैं कि यहाँ पहले एक सेल है, सेल का जो पॉजिटिव होता है और निगेटिव टर्मिनल है, तो वहाँ पे यहाँ लिख दिया गया ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसको जब पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए एक वायर जाता है, वायर जाते जाते एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के बाद फिर यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, इसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये क्या है, एक स्विच है, फिर यहाँ से सेल को जोड़ा गया है। तो ये जो एक हमारा पूरा सर्किट बनता है यही इलेक्ट्रिक सर्किट है। और इस चीज़ में हमेशा याद रखिएगा, एमीटर को जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज सब जो है वो आगे और पढ़ना है विस्तृत से। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं और इसको हम 1 बाय 1 करके लगाते हैं जिससे कि हमारा करंट फ्लो आराम से हो, और एमीटर लगाते हैं जिससे कि हम चेक कर पाए कितने जो है करंट इसे पास हो रहे हैं।